तो मैं हूं कलाम और आप देख रहे हैं कलाम स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, कल हमने चर्चा किया था भारतीय इतिहास के बारे में और ये जाना था कि भारतीय इतिहास को समझने के लिए, अच्छी तरह से जानने के लिए, ताकि हमारे को आसानी हो, हम लोगों को आसानी हो, उसके आधार पे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों? तो 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमने जाना था कि सबसे पहला जो होता है वह होता है प्राचीन भारत, और दूसरा होता है मध्यकालीन भारत, और तीसरा होता है आधुनिक भारत। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान की, और दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कलाम स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, कल हमने चर्चा किया था वेद के बारे में। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होता है। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेदों का चर्चा कल हम लोगों ने देख लिया था। और आज हम लोग देखेंगे अथर्ववेद का। कौन सा वेद है दोस्तों? तो अथर्ववेद। तो अथर्ववेद को आज देखेंगे। तो अथर्ववेद के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, और इसमें जानेंगे कि अथर्ववेद क्या कहता है। हमने देखा था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सबका अलग अलग मायने देखा था, लेकिन अब देखेंगे अथर्ववेद। और अथर्ववेद के बारे में एक एक चीज़ को जानेंगे कि अथर्ववेद से क्या क्या चीज़ की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो अथर्ववेद के बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है अथर्ववेद। सबसे पहला क्या था? तो ऋग्वेद, और उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, और अब 4 नंबर क्या है? अथर्ववेद। हमने 4 वर्ग के बारे में देखा था। कौन कौन सा 4 वर्ग होते हैं? तो सबसे पहला होता है ब्राह्मण, तब ब्राह्मण के बाद होता है क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद होता है वैश्य, वैश्य के बाद होता है शूद्र। और हम लोगों ने ये भी जाना था कि ब्राह्मण जो होते हैं वो किस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, ये सब के सब किनके द्वारा ये सब के सब किनके द्वारा ये पैदा होते हैं? तो ये सब के सब जो होते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा पैदा होते हैं। ठीक है, तो आज जानेंगे अथर्ववेद के बारे में। किसके बारे में जानेंगे दोस्तों? तो अथर्ववेद के बारे में जानेंगे। तो देखिए, अथर्ववेद, अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग, देखिए कौन सा ऋषि है? तो अथर्वा ऋषि है, और इनके द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, सांप, वशीकरण, वशीकरण यानी वश में करना, आशीर्वाद, स्तुति, स्तुति मतलब अच्छा, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभाषा, महात्म आदि विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन। देख रहे हैं ना, सब चीज़, रोग निवारण हो, तंत्र मंत्र, जादू टोना, या साप, वशीकर और आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम। अगर विवाह प्रेम का मामला होगा तो कौन सा वेद आएगा? तो अथर्ववेद। कौन सा आएगा दोस्तों? अथर्ववेद। सामान्य मनुष्य के विचार, विश्वास, अंधविश्वास इत्यादि का वर्णन किस वेद में है? तो इन सब चीज़ों का वर्णन है अथर्ववेद में। किस वेद में है दोस्तों? तो अथर्ववेद में है। जादू टोना किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। विवाह किस वेद में है? तो विवाह का जिक्र है अथर्ववेद में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। तो हम कल बताए थे आप लोगों को सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? तो प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। कौन सा है? तो ऋग्वेद। तो ऋग्वेद है। उसके बाद सबसे सबसे बाद का यानी सबसे नया वेद कौन सा है? तो सबसे नया वेद जो है वो अथर्ववेद है। कौन सा है? तो अथर्ववेद, यानी अथर्वा ऋषि द्वारा इनका तैयार किया गया है, रचना हुई है। ठीक है, तो फिर इत्यादि का वर्णन। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो देखिए, इसमें सभा एवं समिति, सभा एवं समिति को क्या कहा गया है? तो सभा एवं समिति को कहा गया है, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। तो एक है सभा और दूसरा है समिति। इन दोनों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। देखिए, नोट में देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ये तो हम जानते ही हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। देखिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई है? तो 6 वेदांगों की रचना हुई है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद। तो बताइए, वेदों को भली भांति अच्छी तरह से समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई है? तो 6 वेदांगों की रचना हुई है। सबसे पहला वेदांग कौन सा है? तो शिक्षा, और दूसरा कौन सा है? ज्योतिष, और तीसरा कौन सा है? कल्प, तब उसके बाद व्याकरण, तब निरुक्त, उसके बाद छंद।
तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा जो क्रमबद्ध है वो विवरण पुराणों में ही मिलता है। इनके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्र श्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। बताइए कितनी है? तो 18। तो मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो किसमें वंशावली पाई जाती है दोस्तों? तो मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। और फिर नोट में देखते हैं, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं पारंपरिक है। तो पुराण में सबसे पुराना कौन सा है? तो पुराण में सबसे पुराना है मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण है दोस्तों? तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। जैसे वेदों में बोला जाएगा तो ऋग्वेद, और वेदों में सबसे पुराना कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। और पारंपरिक भी है, पारंपरिक यानी प्रूफ वाला। ठीक है, तो देखिए पुराण जो है ना, पुराण और संबंधित वंश देखते हैं। तो विष्णु पुराण में किसका जिक्र किया गया है? तो मौर्य वंश का। विष्णु पुराण में किसका जिक्र है? तो विष्णु पुराण में जिक्र है मौर्य वंश का। और मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का। और वायु पुराण में किसका है? तो गुप्त वंश का जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं कि अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। यानी अधिकतर जो पुराण है ना वो किस में लिखे गए? तो सरल संस्कृत। सरल माने क्या? स्वर्ग या नहीं, सरल मतलब होता है आसान। तो आसान संस्कृत श्लोक यानी शब्दों में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। देखिए स्त्रियां और शूद्र, शूद्र मतलब क्या? हम कल आप लोगों को बताए थे 4 वर्ग। सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा? ब्राह्मण, तब नीचे क्षत्रिय, क्षत्रिय के नीचे वैश्य, वैश्य ये शूद्र। तो स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। समझ रहे हैं ना? स्त्रियां और शूद्र ये दो ऐसे प्राणी है, दो ऐसे जीव हैं, या दो ऐसे जाति है बोलिए, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, अनुमति नहीं थी। वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराण क्या कर सकते थे? सुन सकते थे। पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, आज्ञा नहीं थी, अनुमति नहीं थी, लेकिन वो पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। तो बताइए पुराणों का पाठ, पुराण होता है ना, उसका पाठ पुजारी कहाँ करते थे? तो मंदिरों में किया करते थे। ठीक है, फिर है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं पारंपरिक मनुस्मृति मानी जाती है। तो किसे मानी जाती है? तो अब मनुस्मृति का तो नाम सुने हैं, लेकिन देखिए स्मृति ग्रंथों में, स्मृति ग्रंथ होता है ना दोस्तों, उसमें सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना और पारंपरिक किसे? तो मनुस्मृति को माना जाता है। तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और पारंपरिक किसे माना जाता है? तो मनुस्मृति को माना जाता है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। तो किस काल का मानक ग्रंथ है? तो शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो नारद स्मृति है ना, ये गुप्त युग चला था, हम लोग को इतिहास में पढ़ना है। ठीक है, तो गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो बताइए गुप्त युग के बारे में जानकारी कौन प्रदान करता है? तो नारद स्मृति। ठीक है, तो नारद स्मृति किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो गुप्त स्मृति, गुप्त युग यानी गुप्ता एरा। ठीक है, फिर है जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। जातक, ये जातक क्या है पूछता है एग्जाम में। जातक क्या है? तो ये एक बौद्ध धर्म की किताब है, पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? तो जातक। ठीक है, जातक क्या है दोस्तों? तो पवित्र ग्रंथ है, किस धर्म का है? तो बौद्ध धर्म का। और इसमें बुद्ध की पूर्व जन्म यानी बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध, उनके पूर्व जन्म यानी जन्म से पहले की कहानी इसमें वर्णित है, यानी उसकी चर्चा है। कहानी, उनकी कहानी का चर्चा है किनका? तो गौतम बुद्ध का। फिर हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। तो हीनयान का कौन सा है? तो प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का जिक्र इसमें किया गया है। किसमें? तो जातक में। ठीक है, और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथा वस्तु। हीनयान और महायान 2 भागों में टूट गया था। फिर है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। तो बताइए जैन धर्म का सबसे शुरुआती इतिहास अगर जानना हो तो कौन सा पुस्तक होगा? तो कल्पसूत्र। कौन सा? तो कल्पसूत्र होता है। कौन सा मतलब पवित्र ग्रंथ होगा? तो कल्पसूत्र। कल्पसूत्र ये भी पूछता है कि कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है। तो कल्पसूत्र जो होता है, जिसमें सूत्र आ जाएगा वो जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित है। और जातक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से।
जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन के पहले की कहानी का जिक्र किया गया है। ठीक है, उनके संबंधों का विवरण मिलता है। देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। कौन है जी? तो चाणक्य। तो अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। चाणक्य का 3 नाम है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। चाणक्य पहला नाम, दूसरा कौटिल्य, तीसरा विष्णुगुप्त है। तो बताइए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। चाणक्य का कितने नाम है? 3 नाम है, एक तो चाणक्य, दूसरा कौटिल्य, तीसरा विष्णुगुप्त है। ठीक है, यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। तो बताइए इसका कितने अधिकरण है? तो 15 और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए मोस्ट भी यही है कि मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है, यानी किस किताब से प्राप्त होती है। तो अर्थशास्त्र ने एक किताब लिखा था, उस किताब अर्थशास्त्र एक किताब लिखा गया था किसके द्वारा? तो चाणक्य के द्वारा। चाणक्य के कितने नाम है? 3 है, चाणक्य, कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त। ठीक है, और इसमें मौर्यकालीन इतिहास की यानी मौर्यकाल की जानकारी मिलती है। और मौर्यकाल के संस्थापक कौन है? तो मौर्यकाल के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य। फिर आगे हैं कि संस्कृत साहित्य मैंने कहा संस्कृत साहित्य मतलब जो हाथ से लिखा गया हो, में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? तो कलहर के द्वारा किया गया था। और कलहर द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। तो बताइए संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहला प्रयास यानी सर्वप्रथम प्रयास जो था वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो कलहर के द्वारा किया गया था। और कलहर के द्वारा कौन सा पुस्तक का रचना की गई है? कौन सी पुस्तक की रचना की गई है? तो राजतरंगिणी। तो बताइए राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक है कलहर। कौन है? तो कलहर। कलहर के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी। क्या नाम है दोस्तों? तो राजतरंगिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से। तो बताइए इस किताब में, इस पुस्तक में किसका जिक्र किया गया है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है। तो देखिए संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया है? तो सबसे पहला प्रयास कलहर के द्वारा किया गया है। और कलहर के पुस्तक कौन है? राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी है जिसका संबंध किससे? तो जम्मू कश्मीर के इतिहास से है। ठीक है, फिर आगे है अरबों की, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा में सुरक्षित है। तो अरबों की सिंध विजय यानी सिंध विजय से आप लोग क्या समझते हैं? तो अरबों ने सिंध पर आक्रमण करके इसे क्या किया था? हासिल कर लिया था, विजय कर लिया था, जीत लिया था। तो अरबों ने सिंध को विजय कर लिया था, फतेह हासिल कर लिया इस पे, सिंध पे। किसको हरा के? तो राजा दाहिर को हराया था। तो बताइए भारत पर यानी भारत के सिंध प्रांत पे, सिंध पर आक्रमण हुआ था ना, तो सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो 712 ईस्वी में किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम MBK मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहला आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। ठीक है, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और इसका जानकारी कहाँ पे मिलता है? तो इसकी जानकारी मिलता है चचनामा। किस में मिलता है? चचनामा। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। अली अहमद का है? तो अली अहमद चचनामा के लेखक है। और इसी में इसकी जानकारी मिलती है, सिंध पर विजय हुआ था अरबों के द्वारा। ठीक है, और राजा दाहिर को इन्होंने पराजित करके सिंध पे अधिकार कर लिया। फिर है अष्टाध्यायी, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक। देखिए संस्कृत भाषा में व्याकरण है ना, तो संस्कृत में व्याकरण है, जरूर है। और ये प्रथम पुस्तक कौन सा है? तो अष्टाध्यायी है। कौन सा दोस्तों है? तो अष्टाध्यायी जो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है के लेखक पाणिनि है। तो बताइए पाणिनि जो है ये किस पुस्तक के लेखक है? तो अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का है दोस्तों? तो अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत भाषा के व्याकरण का ये पहला पुस्तक है। ठीक है, और इससे मौर्य से पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। देखिए अभी हम आप लोगों को बताए थे कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? तो अर्थशास्त्र। कौटिल्य के कितने नाम है? 3, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। और पाणिनि है ना, पाणिनि ये भी संस्कृत भाषा में है, लेकिन ये क्या है? व्याकरण की पहली पुस्तक है। और इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्यकालीन राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिक्स की जानकारी इसमें मिलती है। ठीक है, राजनीतिक अवस्था की इसमें जानकारी मिलती है।
तो दोस्तों राजनीतिक अवस्था की जानकारी किस में मिलती है? तो पारिनी में। और पारिनी के पारिनी नहीं, अष्टाध्यायी, पारिनी के अष्टाध्यायी में, यानी पारिनी जो है ये लेखक है और किस पुस्तक के लेखक है? तो अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है? तो ये संस्कृत भाषा के व्याकरण की पहली पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं आगे। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो ज्योतिष ग्रंथ का नाम क्या है? तो कात्यायन की गार्गी संहिता। ठीक है, और फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यौवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यौवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है किसमें? तो कात्यायन की गार्गी संहिता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि जो है ना वो किसके पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो बताइए शुंगों के इतिहास का पता किस में चलता है? तो पुष्यमित्र पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि। तो पतंजलि से ही जानकारी मिलती है किसके? तो शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि। और पतंजलि से ही जानकारी किसकी मिलती है? तो शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो दोस्तों अब देखते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। ठीक है, यानी विदेशी यात्री कौन थे, कौन कौन से थे जिनसे हम लोगों को क्या हुई? बहुत ही अच्छी जानकारी, प्रमुख जानकारियाँ मिली। ठीक है, तो सबसे पहला है यूनानी रोमन लेखक। सबसे पहला क्या है? तो यूनानी रोमन लेखक, यानी यूनान का रहने वाला। रोमन, रोमन मतलब क्या है? जो इटली से बिलोंग करता हो, राजधानी रोम से। देखिए, तो सबसे पहला है टेसियस। कौन सा है दोस्तों? तो टेसियस। टेसियस सबसे पहला का नाम क्या है? तो टेसियस नाम है। ठीक है, तो टेसियस यह ईरान का राजवैद्य था। तो टेसियस कौन था दोस्तों? तो ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों में परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। यानी ये परिपूर्ण होने के कारण क्या है? तो अविश्वसनीय है। और दूसरा है हेरोडोटस। देखिए हेरोडोटस हम बताए थे इतिहास का पिता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये क्या है? तो यूनान के रहने वाला था। हेरोडोटस कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? तो यूनान का रहने वाला था। और टेसियस भी कहाँ का रहने वाला था? राजवैद्य था। ये भी यूनान का ही रहने वाला था। यूनान का नाम बदल दिया गया है। यूनान का नाम बदल कर क्या किया गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, फिर है हेरोडोटस। कौन है दोस्तों? तो हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। देखिए हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास का पिता किन्हें कहा जाता है? हेरोडोटस, जो यूनान का रहने वाला था। और इसने अपनी प्रथम पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, देख रहे हैं ना, ईसा पूर्व है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी ईसा अलैहिस्सलाम से जन्म से पहले की बात है। ठीक है, भारत फारस के संबंध का वर्णन किया गया है। तो बताइए किसके संबंध? रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ईरान। फारस किसका नाम है? तो फारस जो है वो ईरान का नाम है। तो इंडिया और ईरान, इंडिया और ईरान, I+I, ठीक है। इंडिया और ईरान के संबंधों की जानकारी किस पुस्तक में है? तो इंडिया और ईरान के संबंधों की जो जानकारी है वो हिस्टोरिका नामक पुस्तक में। हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस है। हेरोडोटस कहाँ के लेखक है? तो यूनान के लेखक है। ठीक है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। देखिए इसमें भी अफवाह बोला जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग ये जानेंगे कि इतिहास का पिता किन्हें कहा जाता है? तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है दोस्तों? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग देखेंगे तो बोरिंग फील करेंगे। तो दोस्तों इतना ही वीडियो रहने देते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।